हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम पहले मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 5-6 चैप्टर्स ही है। अगर आप वो करके चले गए सो अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस आते हैं। 10-12 तो आपके वैसे ही सही हो जाएंगे। 3-4 थोड़े ट्रिकी आते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। 4-5 चैप्टर हम कौन से कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो यही हो गया मॉनेटरी एंड बैंकिंग, यहाँ से आते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी आते हैं, 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, और उसके ऐसे 2-3 पेजेस के मेरे नोट्स हैं। सो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उन नोट्स का आपके लिए कोई मतलब नहीं है अगर उनका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, वो रद्दी है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद अपनी वही फिस्कल पॉलिसी और बजट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, हम सबको पता है। देन बीओपी से आते हैं। एक्सटर्नल मार्केट वही हो गया। ठीक है, आपकी इंटरनेशनल बॉडीज जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन्हीं दोनों को बार बार घुमा के पूछते रहते हैं। वैसे तो WTO से भी आना चाहिए क्वेश्चंस, बट आते नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट है आपकी वही स्टैच्यूटरी बॉडीज़ हो गई, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस वाली आपकी IRDAI हो गई। यहाँ से आते हैं जनरली। कहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है? आरबीआई या सेबी से पूछ लेते हैं। इसके बाहर नहीं जा रही है यूपीएससी। सो जब यूपीएससी नहीं जा रही है तो मतलब आपको भी नहीं जाना है। मेरे नोट्स के साथ साथ तो इकोनॉमिक्स में मुश्किल से 5 से 6 घंटे की वीडियोस होगी, उसे देख लेना और चले जाना, हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। ये PYQs दे रखे हैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के, मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। एक बार आप उन्हें चेक कर लेना, क्या लेक्चर के बाद आप इन्हें कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम साथ में ही सॉल्व करेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है सो वही टेलीग्राम पे ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पर पहली बात तो हम लोग ऐसे कहानी नहीं बनाएंगे कि मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम से कैसे आया, वगैरह वगैरह। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूंगा, और एक्चुअली में जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रैदर देन ऐसे सारी चीज़ें बताएं, बकवास करें, 3-4 घंटे का लेक्चर खींचे, उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए। अभी आप देखोगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ये सारे मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी बहुत आसान है, कह सकते हो हलवा है फिर तो। सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बार्टर सिस्टम था, हम लोग को पता है। बट इश्यू क्या था? इनडिविजिबिलिटी का इश्यू था। मतलब किसी के पास कोई भेड़ बकरी है और दूसरा इंसान ले आया, कोई एप्पल ले आया, ठीक है, कश्मीर से। ये भेड़ बकरी जैसी लग नहीं रही है, पर मान लो ये भेड़ बकरी है और ये एप्पल है। ठीक है, अब इसे ये एप्पल खाना है बेचारे को, और इसे दूध चाहिए। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गई। सो ये दोनों ये एक दूसरे से ये चीज़ एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ अब यहाँ क्या है ना कि कोई डिविजिबिलिटी फैक्टर नहीं है, कि कोई इसका रेट तय नहीं कर सकता। इसका रेट कोई तय नहीं कर रहा, इसका रेट कोई तय नहीं कर रहा। दोनों की कुछ ना कुछ डिमांड थी, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज करके वो डिमांड पूरी कर ली। सो यहाँ पर ये एक इश्यू था। अब दूसरी चीज़ आ जाते हैं। फिर मनी आई। मनी ने क्या सॉल्व कर दिया? ये क्वांटिटेटिव थी, मतलब इंडिविजिबिलिटी का इश्यू सॉल्व हो गया। इसका क्या मतलब है? मतलब अब ना हमने इस तरह मतलब भेड़ को भी जो भी वो भेड़ बकरी थी, उन्हें पैसे दे दिए कि ये 100 रुपये की है, एक एप्पल कितने का? 10 रुपये का है। सो एक भेड़ के बदले अब आपको 10 एप्पल देने होंगे। सो वो चीज़ सॉल्व हो गई। इस तरह यहाँ पर फिर वो मनी वाला कॉन्सेप्ट आया था। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि ये स्टोर ऑफ अकाउंट क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम BOP पढ़ेंगे ना, सो वहाँ पर देखेंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर की जब बात करेंगे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद बहुत टाइप की मनीज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपकी मेटेलिक मनी है, पेपर मनी है, प्लास्टिक मनी है, फिएट मनी है, फिड्यूशरी मनी है, लीगल टेंडर, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी।
वगैरह वगैरह। मेटल मनी हम सबको पता है क्या होती है, एक बार आप इसे पढ़ लेना, वही गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, ठीक है। ओके, पेपर मनी बैंक नोट्स हो गए, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं आएंगे उठकर। फिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उठकर? सो वहाँ पर आ जाते हैं। फियाट मनी क्या होती है, फिड्यूशरी मनी क्या होती है, और लीगल टेंडर क्या होते हैं। इनमें बस ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फियाट मनी वो जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो, मतलब अगर आप खुद ब खुद ही घर पर एक सिक्का बना लोगे 10 रुपये का, उसे आप मार्केट में चलाने जाओगे तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस सिक्के की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था एंड देन मैं ऑटो से गया था। सो वहाँ पर 10 रुपये देने थे मुझे उस ऑटो वाले को। सो आपको याद होगा एक टाइम पर ऐसे चला था कि 10 रुपये के ना सिक्के फेक आ रहे हैं, फेक आ रहे हैं। सो मैंने उसे दिया एंड ही इज़ लाइक यार ये तो फेक सिक्का है। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा नहीं, इसके ना ये चारों तरफ ऐसे कुछ ज़्यादा बने हुए हैं, सो ये फेक सिक्का है। अगर इसकी कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू होती तो वो ऑटो वाला ले लेता ना, बट इसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। ये बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो सिक्का है ना कोई भी, इसकी वैल्यू क्या है? 10 रुपये। गवर्नमेंट इसी सिक्के की वैल्यू कितनी भी रख सकती है, 100 रुपये भी रख सकती है, तो वो 100 में चलेगा। और अगर ये गवर्नमेंट ने बैकअप नहीं दे रखा है इसे, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि इसकी ये वैल्यू है, तो ये नहीं चलेगा। ये 10 रुपये का भी नहीं है, क्योंकि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू इतनी नहीं है। जैसे गोल्ड और सिल्वर की होती है ना, गोल्ड और सिल्वर की इंट्रेंसिक वैल्यू है, बहुत पहले से चलते आ रही है, एंशियंट टाइम से, ठीक है। जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती उसे फियाट मनी कह देते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ करेंसी और कॉइन और नोट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम गारंटी प्रोवाइडेड बाय द इशुइंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के फरमान से किसी भी चीज़ की वैल्यू बनती है। फिर फिड्यूशरी मनी हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट पर मतलब जैसे चेक है। सो अगर अंबानी गया BMW खरीदने और उसने चेक दिया वहाँ पर, वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यार ट्रस्ट बेस्ड है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, ड्राफ्ट्स होते हैं, चेक्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इन्हें एज अ पेमेंट एक्सेप्ट ही करे। ये दोनों पार्टीज की ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं कि आपने मुझे चेक दिया, सो आपका ना वो ट्रस्ट फैक्टर या क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो ये क्या है, वैल्यू बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस है इनकी, बैंक नोट्स, ड्राफ्ट्स और चेक्स। बट अगर आप किसी ऑटो वाले को चेक दोगे या कहीं कार एजेंसी में भी जा रहे हो उसे चेक दोगे, तो वो ज़रूरी नहीं वो उसे एक्सेप्ट कर ले, और ये प्रॉपरली लीगल है कि नहीं यार कुछ और ला के दो। कुछ और का क्या मतलब है, पैसे ला के दो, लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर क्या होता है, जिसे कि आप रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या क्या हो गए, आप ऐसे 1000 रुपये का नोट ले जाओ किसी भी दुकान पर, और दुकानदार ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं ले रहा इसे 1000 रुपये का नोट। आप फिर उसके ऊपर केस कर दो कि यार मैं 1000 रुपये का नोट लेके गया, बट ये कह रहा है कि मेरे लिए तो सेब ही लेके आओ, तभी मैं आपको क्या दूंगा, आटा दूंगा। सो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। और ये लीगल टेंडर है, मतलब कि जिससे आप एक्सेप्ट करने से मना ना कर सको। ओके, चेक्स, DDs ये सब लीगल टेंडर नहीं हो सकते हैं, इसे आप मना कर सकते हो एक्सेप्ट करने से। इसी के ऊपर ना क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी हम क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। अब ये चीज़ होती है, एक तो वर्चुअल करेंसी होती है, उसी के अंदर क्या आता है, क्रिप्टो करेंसी और CBDC। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है बस, ठीक है, ओनली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, टाइड टू ए स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी। लाइक जब आप कोई भी गेम्स खेलते होंगे तो वहाँ पर करेंसी दी होती है आपको, कुछ कॉइन्स होते हैं या गोल्ड कॉइन्स कह देते हैं, तो वो सब वर्चुअल करेंसी है। ऐसा नहीं कि कोई भी गेम पर चल रहा है, अगर वर्चुअल करेंसी दे दी आपको गोल्ड, तो वो आपको रियल में मिल जाएगा, ठीक है। वो सारी वर्चुअल करेंसी जो भी इलेक्ट्रॉनिकली चल रही है। अब इसमें आती है क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पीयर टू पीयर है। पर्पस क्या है, ये पर्पस है जो कि हम अभी नीचे देखेंगे। जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसमें उससे मतलब डिफरेंस क्या है,
पहली बात तो CBDC क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है, और ये एक लीगल टेंडर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ना आपका मनी का, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, उसी को ही हमने क्या कर दिया, वर्चुअली ले जा रहे हैं फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बस। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी भी जो भी मनी होती है, जो भी करेंसी होती है, उसके पर्पस होते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ये तो सिंपल है। दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, और तीसरा होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। सो स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब है आ, कि ये जो अपनी वैल्यू है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक का रिटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो गोल्ड और सिल्वर है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू है सिंस एंशियंट टाइम्स आपके। उनकी वैल्यू घट नहीं रही है, उनकी वैल्यू इवेंचुअली बढ़ ही रही है। सो स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि ये एक फॉर्म ऑफ मनी है जो कि बाद में भी आप रिट्रीव कर सकते हो। रिलायबल है ये अगर बाद में भी आप गोल्ड को कहीं लेके जाओगे ना, और उसे कहीं भी बेचोगे तो वो बिक जाता है। सो जो भी आपकी मनी होगी या जो भी आपकी करेंसी होगी, उसका एक पर्पस क्या होना चाहिए कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उसे आप कहीं स्टोर कर पाओ और बाद में क्या कर पाओ, उसे रिट्रीव कर पाओ। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मेजरेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास जैसे 10 रुपये का नोट है और आप उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे हो कि 10 रुपये में आएगा क्या एक्चुअली में। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना उसे हम करेंसी की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। सो मेजर एंड कंपेयर ऑफ वैल्यू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी क्या होता है, किसी भी करेंसी की इनबिल्ट वैल्यूज कह सकते हो, या पर्पस होता है ये। ओके, यहाँ पर मैंने क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और CBDC के बीच में डिफरेंस दे दिया है। ये डिसेंट्रलाइज होती है, सेंट्रलाइज होती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। वर्चुअल करेंसी आपकी ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, अब CBDC भी आपकी ब्लॉकचेन पर आई है, और ये कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है आपकी वर्चुअल करेंसी। ओके, वेरीज बाय जुरिसडिक्शन, ये लीगल टेंडर है, बैकअप बाय गवर्नमेंट है। बिटकॉइन में तो इथेरियम, रिपल, ये सब इसके एग्जांपल्स है। हर एक कंट्री की करेंसी अपनी अपनी यहाँ पर CBDC में। ओके, इसमें एक बार आप इसे पढ़ लेना, सो वो हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ये NFT और क्रिप्टो करेंसी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर ही चल रही है। ब्लॉकचेन क्या, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके ऊपर चल रही है। सो जो क्रिप्टो करेंसी है वो फंजिबल है। फंजिबल मतलब जो फंगी होता है ना, उसे बीच से काट देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, आई डोंट नो। सो वो दो फंजी बन जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे। सो इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक क्रिप्टो करेंसी है या एक बिटकॉइन है और ये दूसरा बिटकॉइन है, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। बट ये NFTs क्या होती है, ये ना आपकी पेंटिंग वेंटिंग्स हैं। सो उन्हें आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन डाल दिया है कि अब आप उन्हें खरीद सकते हैं। सो क्या एक पेंटिंग की वैल्यू दूसरी पेंटिंग के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। मोनालिसा की पेंटिंग है और मैं एक पेंटिंग बनाऊँ, ये बना दी मैंने। सो क्या मोनालिसा की पेंटिंग मेरी पेंटिंग के बराबर हो सकती है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं हो सकती ना। सो ये नॉन फंजिबल है NFTs। एक बार NFTs देख लेना, आर्टिस्ट डालते हैं जो क्रिएटिव होते हैं ना, बहुत लोग, वो कुछ ना कुछ बना के ना वो NFTs के फॉर्म में उसे अपलोड कर देते हैं और वो बिकती है ऑनलाइन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। बट हर किसी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। बट बिटकॉइन की वैल्यू हम सबको पता है कि सेम ही होती है हर एक बिटकॉइन की वैल्यू। सो ये फंजेबल और नॉन फंजेबल वाला कॉन्सेप्ट। वन NFT डज नॉट इक्वल टू अनदर NFT एंड वन क्रिप्टो इक्वल्स टू अनदर क्रिप्टो। ओके, इसके अलावा ये नीचे की आप 2-4 चीज़ें पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। इट्स लाइक जस्ट होल्डिंग योर ओन मनी क्रिप्टो करेंसी में,
इट्स योर्स। बट अगर आप NFT को ऑन भी कर लोगे, बट कॉपीराइट स्टिल किसके पास रहेगा? क्रिएटर के पास रहेगा, अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो पहले से। ये यूज़ कहाँ होती है? आर्ट, प्रोफाइल, पिक्चर्स, गेमिंग एंड यूटिलिटी में यहाँ पर यूज़ होती है। ओके, सो हमने अभी क्या पढ़ा? क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वर्चुअल करेंसी के बारे में, CBDC के बारे में, और क्रिप्टो और NFT में डिफरेंस देख लिया। ये फंजेबल और नॉन फंजेबल वाला डिफरेंस है। ये आर्ट वार्ट के लिए यूज़ की जाती है, ये तो सिंपल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी आपकी क्रिप्टो तो। ओके, और क्रिप्टो का ना अब कहा जा रहा है कि ये बहुत ही रिलायबल है, और बाद तक के लिए क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है अपनी सेम वैल्यू को, और बाद में इसे रिट्रीव भी किया जा सकता है। सो जो भी आपको एक करेंसी में चीज़ चाहिए ना, वो सारी क्रिप्टो में आपको मिल जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर हम आ जाते हैं मनी सप्लाई पे, बट मनी सप्लाई से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, आपके टाइप ऑफ बैंक्स। सो कितने टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं हम सबको पता है। एक तो सेविंग अकाउंट होता है, एक फिर करंट अकाउंट होता है, और ये FD वाले। सो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है आपको? सबसे कम वहीं पर मिलता है, क्योंकि आप वहाँ कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हो। बट सेविंग अकाउंट में क्या होता है ना, आपकी जैसे सैलरी वैलरी आती है तो वो एक एक महीने तक चलती रहती है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एकदम से सारा निकालने की ज़रूरत पड़ गई। सो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट कम, इंटरेस्ट आपका क्या होता है? कम होता है। करंट अकाउंट में आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो आप कभी भी निकाल सकते हो। और जो ये आपकी FD और RD होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें आप एक टाइम बाउंड के लिए ना आपने पैसा वहाँ रख दिया। सो अब क्या होता है? बैंक लेंड कर सकती है उस पैसे को, और उसमें प्रॉफिट कमा सकती है, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो आपको भी दे देती है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है कुछ सेविंग अकाउंट में? हाँ, कुछ है कि इतने ही पैसे निकाल सकते हो एक टाइम पर, या ATM से आप 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, या इससे ज़्यादा इतने रुपए से ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, एक दिन में इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो है। करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जितना पैसा चाहो उतना ट्रांसफ़र कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FD और RD में, FD का मतलब है फिक्स डिपॉजिट, और RD का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट, जो आप पैसा डाल रहे हो कुछ टाइम पीरियड के लिए। सो हाँ, बिल्कुल है, वहाँ तो बहुत सारी लिमिटेशंस है कि आपका जब तक टाइम पूरा नहीं हुआ आप निकाल ही नहीं सकते, एक भी रुपया नहीं ले सकते। ठीक है, सो अब कस्टमर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ जो करंट अकाउंट है उसमें उसने क्या किया है? डिमांड डिपॉजिट। कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब जब भी मैं चाहूँगा पैसे निकाल लूँगा। डिमांड डिपॉजिट का यही एक मतलब होता है, मैंने डिपॉजिट कर दिया आपका, जब मैं डिमांड करूँ मुझे पैसे वापस दे देना। ये क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का क्या मतलब है कि मैंने एक टाइम पीरियड के लिए आपके पास पैसे जमा कर दिए हैं, अब जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो आप मुझे वो पैसे दे देना, बट उससे पहले मैं पैसे नहीं ले पाऊंगा। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? ये भी डिमांड डिपॉजिट ही है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम का फैक्टर भी है, क्योंकि एक साथ आप सारे मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की अभी हमने बात की थी। तो डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, इसमें दोनों चीज़ें चलती हैं। नाउ अब आते हैं बैंक के लिए क्या बनता है। बैंक के लिए लाइबिलिटी है। कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने पैसे बैंक में जमा कर रहा है तो उसके लिए तो एसेट है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा के दे दे यार। बट जो बैंक है उसके लिए वो क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई। सो करंट अकाउंट से कौन सी? डिमांड लाइबिलिटी। FD और RD से कौन सी? टाइम लाइबिलिटी। और सेविंग अकाउंट से डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी। सो दो तरह की हमें लाइबिलिटी देखने को मिली है। एक तो डिमांड लाइबिलिटी, कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा उसे देना होगा यार पैसा, क्योंकि उसी का है, इसीलिए तो लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर। और दूसरी तरह की लाइबिलिटी हो गई आपकी FD और RD वाली, टाइम लाइबिलिटी। सो जब हम देखते हैं कि टोटल लाइबिलिटी क्या है बैंक के पास, तो डिमांड लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी है। ये चीज़ याद रहेगी। अब इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? टाइम डिमांड, टोटल डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसी चीज़ को कहते हैं TDTL।
जो कि बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है। अब बैंक क्या करते हैं ना कि जैसे उनके पास इस तरह से डिमांड डिमांड डिपॉजिट किया गया 50 रुपये कस्टमर ने, और टाइम डिपॉजिट किया गया दोबारा से 50 रुपये, तो 100 रुपये आए। 100 रुपये में से उसने 20 रुपये किसी और बैंक को दे दिए। ये जो 20 रुपये दे दिए बैंक को, अब इसके ऊपर तो वो इंटरेस्ट कमाएगा ना। मतलब बैंक ए ने बैंक बी को 20 रुपये दे दिए। अब ये बैंक बी इसे क्या वापस करेगा, ए को 20 रुपये तो करेगा ही, प्लस इंटरेस्ट रेट भी देगा। इंटरेस्ट रेट 10% का मान लेते हैं, तो 20 प्लस 2 22 रुपये। अब इसके पास पैसे कितने वापस आएंगे, 22 रुपये वापस आएंगे। सो बैंक ए के लिए जो उसने 20 रुपये दिए वो क्या हो गए, एसेट हो गए, राइट। अब देखो, इसे हम कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। सो जब हम TDTL में से, टोटल डिमांड टाइम लाइबिलिटी में से आपका इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस कर देते हैं, तो आता है NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, ये बस टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखनी है कि NDTL क्या होता है, TDTL क्या होता है, क्योंकि ये बाद में यूज़ होती है कि NDTL का इतना % ही आप ले सकते हो SLR में, CRR में इतना देना होता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए NDTL आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, और NDTL कितना है, 20 रुपये वहाँ दे दिया था, तो 80 रुपये बचे, वो NDTL है बैंक के पास। ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे कि क्या SBI एक गवर्नमेंट बैंक है? अगर है तो बताओ, इसे कमेंट कर देना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या एक गवर्नमेंट बैंक है? जो पोस्ट ऑफिस बैंक है, क्या वो एक गवर्नमेंट बैंक है? और हम लोग PSUs किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस है ना, इसके आपको आंसर देने हैं। और एक चीज़ है कि करंट अकाउंट, क्या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खोला जा सकता है? पोस्ट ऑफिस बैंक्स में करंट अकाउंट खोला जा सकता है क्या? हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। और सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है, ट्रू और फॉल्स। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, साइड नाउ वापस आते हैं, मनी सप्लाई पर आते हैं। अब मनी सप्लाई क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पब्लिक के हाथ में जो भी करेंसी है, मतलब पब्लिक के पास जो भी करेंसी, चाहे वो बैंक में हो चाहे उनके हाथों में, मतलब जो भी वो यूज़ कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, वो सब क्या है, मनी सप्लाई के अंदर आती है। अब जो इसमें पब्लिक है, यहाँ पर टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक में हाउस होल्ड्स आते हैं, फर्म्स आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती है, कंपनीज आती है। बट इसमें कौन कौन नहीं आते? इसमें गवर्नमेंट नहीं आता और इसमें बैंक्स नहीं आते। इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। डजेंट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और मनी हेल्ड एज बाय RBI एस CRR, और मनी हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक एज SLR। ये इसमें क्या नहीं किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया मनी में, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है प्लस बैंक्स हैं, ये क्रिएटर्स ऑफ मनी है, ये तो खुद पैसे छापते हैं। सो क्रिएटर्स ऑफ मनी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जब भी आपको मनी गिननी होगी, फॉर एग्जांपल इट्स लाइक आपने कोई भी टैप चला दिया, आप बाथरूम में गए और आपने शावर ऑन कर दिया। अब आपको अगर देखना है कि आपकी टंकी में कितना पानी है, तो आपको शावर तो बंद करना ही होगा ना, वरना वो गिरता रहेगा एक साथ। या फिर आपने मोटर चला दिया तो उसमें वो भरता रहेगा बार बार पानी। सो गवर्नमेंट और बैंक क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं, मनी के क्रिएटर्स हैं, प्रिंट और मिंट करते हैं मनी को। सो इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। अभी तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए भी नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना वहाँ पर आए भी नहीं है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी से पहले।
ओके, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ का यूज़ किया है कि ये स्टॉक ऑफ मनी है, स्टॉक ऑफ मनी। अब इस स्टॉक का क्या मतलब होता है, ये आपको विजन में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल, ऐसे कि मनी एक फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है। सो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो, जो भी चीज़ आप मेजर कर पाओगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी क्या अभी जो भी मेजर कर सकता हूँ मैं, वो स्टॉक वेरिएबल है। और जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ मेजर की जाती है, वो फ्लो वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल क्वांटिटेटिव होता है और फ्लो वेरिएबल क्वालिटेटिव होता है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कह सकते हो कि इसे काउंट किया जाता है। इट्स नॉट लाइक प्योरली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये दोनों ही होते हैं, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग वाली चीज़, जो लर्निंग होती है, आप ये नहीं कह सकते कि आज आज ही इसी पॉइंट पर मैंने इतना सीखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो नॉलेज के बेसिस पर कहते हैं कि नॉलेज क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है कि हाँ मुझे आज इतना आता है। बट लर्निंग क्या है कि ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कुछ एक्यूमुलेट किया है। उसी तरह जब मैं मनी की बात करता हूँ, सो मनी क्या है कि इस पॉइंट पर मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं तो हाँ यार 100 रुपये है मेरे पास। वेल्थ क्या है, वेल्थ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, एसेट्स, आपके पास कितने एसेट्स है, उससे आपकी वेल्थ कैलकुलेट हो जाती है। ओके, बट क्या आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितनी जीडीपी है? नहीं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है, क्वार्टरली या ईयरली। मंथली इनकम, पूरी जो मंथ की इनकम है, जब वो पूरा महीना जाएगा तब आपको एक इनकम मिलती है। सो वो भी क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना वो कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। बस इतना याद रखना है आपको, कोई भी चीज़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाए उसे फ्लो वेरिएबल कहते हैं, और कोई भी चीज़ एक पॉइंट पर मेजर की जाए तो उसे स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर थे मनी सप्लाई पे। सो मनी सप्लाई हो गया। अब मनी एग्रीगेट किसे कहते हैं? ये सारी सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है जो कि आपको पता होना चाहिए ताकि आप चीज़ें भूलें ना। सो मनी एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना क्लब करके एक जगह जोड़ के रख दिया है। अब इसमें मनी एग्रीगेट में क्या किया गया है कि जो क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन थी ना वेरियस टाइप ऑफ मनी की, वो सारी आपको यहाँ पर इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी मनी एग्रीगेट में। इट इज़ अ वे ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। मतलब डिफरेंट टाइप की मनीज थी, उन सबको एक जगह पर ग्रुप करके रख दिया है। अब इसका यूज़ क्या होता है, क्यों इन सबको एक साथ क्लब करके रखा गया, M1 क्या है, M0 क्या है, M1 से M4 क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी तो हम ये पढ़ेंगे। देखो जब प्रीलिम्स की बात आती है ना, सो ये जितने नोट्स दिए हैं ना यहाँ पर, ये पूरा सिर्फ इतना सफिशेंट है। बट इसे समझाने के लिए मैंने साइड में लिखा हुआ है, तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, एक मैंने नैरो मनी बनाया है, एक ब्रॉड मनी बनाया है। M1 M2 नैरो मनी है, M3 M4 ब्रॉड मनी है। इन सब का मतलब क्या होता है, नैरो मनी का क्या मतलब है, ब्रॉड मनी का क्या मतलब है, और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं। बट मनी एग्रीगेट का मतलब समझ आ गया ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ मनी को हमने एक साथ रख दिया है क्लब करके। ओके, सो अब क्या होता है ना, हम लोग ना इकोनॉमी में कोशिश करते हैं ये देखने की कि अभी कितनी लिक्विडिटी है इकोनॉमी में। आरबीआई देखता है और आपकी गवर्नमेंट भी देखती है, ताकि ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ही यहाँ पर ज़्यादा डिफ्लेशन आ रखा हो। इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में कितनी मनी है। सो ये उन्हीं सब के क्या है, इंडिकेटर्स है यहाँ पर, M1 M2 M3 M4। इनके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कितनी लिक्विडिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे M1 है, M1 में क्या इंक्लूड किया गया हमने, M1 में इंक्लूड किया हमने करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। ओके, यहाँ देखो, ठीक,
यहाँ पर M1 है, C करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है, मतलब आप इसे कभी भी निकाल सकते हो डिमांड डिपॉजिट। अब ये क्या चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है। इस डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा कौन सी चीज़ लिक्विड है? कुछ भी लिक्विड नहीं है डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा। जैसे आप डिमांड करो कि आपको देना ही पड़ेगा उसे, बैंक को। सो डिमांड डिपॉजिट और जो आपकी करेंसी हाथ में है, वो तो जो करेंसी आपके हाथ में वो तो है ही यार, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हाथ में ही है, जब चाहे मन करे तब खर्च कर दो। प्लस अदर डिपॉजिट मेड टू RBI, IMF, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये दो चीज़ पता होनी चाहिए, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स एंड DD, ठीक है। अब ये क्या है, मोस्ट लिक्विड कंपोनेंट है मनी सप्लाई का। इट गिव्स आइडिया अबाउट मनी सप्लाई इन नैरो सेंस। नैरो सेंस मतलब कि आपके हाथ में इस वक्त कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। नैरो सेंस इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ अभी तक डिमांड डिपॉजिट हमने ऐड किया है, जब हम इसमें टाइम डिपॉजिट ऐड कर देंगे तो इससे हम क्या कहने लगेंगे, ब्रॉड मनी कहने लगेंगे। मैंने बताया था ना ऊपर, डिमांड डिपॉजिट में 50 रुपया है, टाइम डिपॉजिट में 50 रुपया है। सो अभी तक का हमारे पास सिर्फ 50 रुपये की वो है, बात की हमने 50 रुपये की, इसलिए इसे नैरो मनी का है। सो ये M1 है। M1 मतलब आपके हाथ में कितना पैसा है इस वक्त, आप कितनी लिक्विडिटी है इकोनॉमी में जो आप एकदम से खर्च कर सकते हो। नो, दूसरा आ गया M2। M2 में हमने क्या ऐड कर दिया, पोस्ट ऑफिस बैंक भी ऐड कर दिया हमने M1 के साथ साथ। मतलब इसमें आपकी करेंसी है, वही नोट्स एंड कॉइन्स है, और डिमांड डिपॉजिट है, और पोस्ट ऑफिस बैंक भी आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है क्या M2 का, क्योंकि M1 का तो है, M1 से RBI देख रहा है यार कितनी लिक्विडिटी है मार्केट में, बट M2 का कोई ऐसा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक में जो सेविंग अकाउंट है ना, उसमें पैसे ही नेग्लिजिबल है। अगर हम लोग माने कि जो आपके M1 के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स में मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बैंक में 1000 रुपये होंगे। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरे पास 1 करोड़ 1000 रुपये हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है 1 करोड़ के सामने 1000 रुपये। तो आप यही कहोगे कि 1 करोड़ वैल्यू, इसीलिए इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट है पोस्ट बैंक में, वो इंक्लूड हो जाता है M2 में, बस M1 प्लस ये वाली चीज़। अब आ जाती है बात M3 की। तो M3 में क्या ऐड होता है? सो यहाँ पर देखो, पहली बात तो यहाँ M2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर वापस से M1 ही है, ठीक है। सो M3 में पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं आता, पहली बात तो ये याद रखने वाली है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें टाइम डिपॉजिट ऐड हो गया। सो करेंसी पहले थी नोट्स और कॉइन्स में, अभी क्या हुआ है, करेंसी के साथ साथ आपका डिमांड डिपॉजिट भी M1 में था, अब टाइम डिपॉजिट भी हो गया। सो 50 रुपये यहाँ पर थे इकोनॉमी में, 50 रुपये यहाँ पर थे। अब हमें प्रॉपर पता चल गया कि कितनी लिक्विडिटी है इकोनॉमी में इस वक्त, ठीक है, मतलब कितने पैसे हैं यहाँ पर इकोनॉमी में। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं। कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं। ओके, उसके बाद M4 में क्या है, सो M3 में ही हम लोग वही, अब यहाँ देखो M2 में हमने ऐड किया था सेविंग वाला, सेविंग वाली चीज़, सेविंग जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टोटल पोस्ट ऑफिस अकाउंट। टोटल पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ना तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, ना ही किसान विकास पत्र आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये M4 का भी कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, ये भी क्या है, इररेलेवेंट है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है वही बहुत नेग्लिजिबल होता है। सो जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, सो इसे ऐसे समझो, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर M2 है, फिर M3 है, फिर M4 है। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, M1 है। M1 क्यों है, क्योंकि करेंसी जो कि आपके हाथ में ही है, नोट्स एंड कॉइन्स, आपके हाथ में 10 रुपये हैं, 10 रुपये खर्च कर दो यार, कौन पूछ रहा है, नोट्स एंड कॉइन्स,
प्लस डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट वाला सिस्टम। जब आप डिमांड करोगे बाहर निकल आएगा पैसा, खर्च कर दो। सो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या आ गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग, सेविंग अकाउंट में जो पड़ा हुआ है। मैंने क्या बताया था सेविंग अकाउंट में, एक तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट है प्लस टाइम डिपॉजिट है, कुछ ना कुछ लिमिट होती है। प्लस पोस्ट ऑफिस का इंफ्रा भी इतना अच्छा नहीं होता कि वो एक साथ आपको इतना सारा पैसा निकाल के दे देगा, अगर आपने ज़्यादा भी जमा किया हुआ है तो ये कम लिक्विड है थोड़ा सा। अब जब हम M3 में बात करते हैं तो M3 में तो M1 तो है ही, प्लस TD आ गया, मतलब टाइम डिपॉजिट। इसे तो निकालना वैसे ही बहुत मुश्किल है, ये टाइम से पहले नहीं निकलेगा वरना आपके पैसे काट लेंगे। तो यार फिर इसे भी हटा दो, मतलब ये कम लिक्विड हो गया, राइट। और इसमें दोबारा से क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट जुड़ गया वापस से ज़्यादा, ठीक है, तो ये और कम लिक्विड हो गया। सो जब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, और M4 क्या है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है, ठीक है। ये वाली बात भी हम लोगों को समझ आ गई, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ये पूरा हो गया हमारा मनी सप्लाई का M1। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, देन DD लिखा हुआ है और अदर डिपॉजिट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर C DD PO नोट्स इसी तरह बनते हैं, M1 फिर यहाँ TD फिर ये M3 और ये PO। जो आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं उन्हें आप अलग भी लिख सकते हैं ताकि उसे आप बार बार रिकॉल कर पाओ, रेदर देन कि उसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहो। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब पैसा ज़्यादा होगा, सो क्या होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए की एक बॉल है, अब 10 लोग इसे लेने आ गए और 10 के पास ही पैसा है, मतलब इकोनॉमी में बहुत पैसा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, और ये 10 के 10 लोग इस पर बिड मार रहे हैं कि यार 10 की हमें दे दो, 10 की हमें दे दो। दुकानदार क्या करेगा, इसे 12 रुपए की कह देगा कि जो 12 रुपए देगा वो ले जाए। सो क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए। क्या प्रोडक्शन बढ़ा इकोनॉमी में, नहीं, एक ही बॉल थी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा बट प्राइस बढ़ गया, सो इन्फ्लेशन हो गया। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो इन्फ्लेशन ना हमेशा बुरा नहीं होता, बट अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और सिर्फ प्राइस बढ़े जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन बहुत बुरा होता है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है इसलिए प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हो इसलिए ज़्यादा पैसे ले रहे हो अपने प्रोडक्ट, ओके ना। ये हाई पावर्ड मनी क्या होती है, M0। सो M0 क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, कि एक्चुअली में जो सेंट्रल बैंक है उसकी कितनी लाइबिलिटी है, मतलब सेंट्रल बैंक ने जो भी पैसा पब्लिक में दिया हुआ है अपनी गारंटी पे, पब्लिक में दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है। सो टोटल मनी दैट हैज़ बीन प्रिंटेड और मिंटेड कितना है, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, या फिर जो भी मतलब RBI की लाइबिलिटी है, वोल्ट कैश और कॉमर्शियल बैंक विद RBI। जो बैंक होते हैं आप सबको पता होगा, जो RBI है वो बैंकर ऑफ बैंक्स हैं, देन बैंक्स का जो अकाउंट होता है वो RBI के पास होता है, वो वहाँ पर अपने पैसे जमा करते हैं। उसके बाद कैश रिजर्व है RBI के पास, दैट इज CRR। सो ये M0 में ये ध्यान रखना। ओके, अब M0 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें M0 का, ठीक है। M0 के ऊपर इसीलिए क्वेश्चन आते हैं क्योंकि M0 में थोड़ा भी चीज़ थोड़ा भी बढ़ता है ना तो इन्फ्लेशन 10 गुना बढ़ जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे बढ़ता है।
So M0 is considered high powered because it forms the base upon which broader money supply is built. इसका क्या मतलब है कि M0 के ऊपर ही M3, M4 ये सब बिल्ड हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं? लेट्स सी. अभी एक स्टेटमेंट है, राइट? अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि M0 का क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. अब यार ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब है? सो मल्टीप्लायर यहाँ पर ये मनी सप्लाई है MS, M का मतलब है मनी मल्टीप्लायर और M0 आपकी हाई पावर्ड मनी है. मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि अगर RBI ने 1 रुपया प्रिंट किया तो उसके बदले इकोनॉमी में कितने रुपए जनरेट हुए हैं. ये चीज समझ आ गई? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चीजें. ये रही आपकी हाई पावर्ड मनी. इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आप एक बार इसे चेक कर लेना. M0 represent total liability of monetary authority, usually central bank in a country. The calculation include currency in circulation, bankers deposit वगैरह वगैरह. वो सब वहाँ पर लिखा हुआ था पहले ही हमने. ओके, हाई पावर्ड मनी को रिजर्व मनी भी कहते हैं, प्राइमरी मनी भी कहते हैं और बेस मनी भी कहते हैं. टोटल मनी दैट हैज बीन प्रिंटेड, ये सब किसकी लाइबिलिटी? RBI की लाइबिलिटी है. ओके, यहाँ पर आते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट पर. सब होता क्या है ना, जस्ट अ मिनट. हाँ, सो मनी मल्टीप्लायर में होता क्या? जैसे कोई गवर्नमेंट है, कोई क्या अपनी गवर्नमेंट है, सो उसे क्या करना था? उसे चेयर खरीदनी थी. ये रही चेयर. गवर्नमेंट को चेयर खरीदनी थी, ऐसे नहीं थी गवर्नमेंट के पास. गवर्नमेंट ने क्या कहा फिर RBI से? यार भाई 100 रुपये की चेयर खरीदनी है, 100 रुपये आप प्रिंट कर दो. सो RBI ने 100 रुपये प्रिंट कर दिए. ये रहे 100 रुपये. और वो क्या हुआ? चेयर वाले को दे दिए, जो भी वेंडर था. यहाँ पर आ गए 100 रुपये आ गए. अब ये क्या गया? जो भी ये कॉरपोरेशन थी वो गई SBI के पास और उसने क्या कहा? यार SBI मेरे ना ये 100 रुपये जमा कर लो आप प्लीज़. तो SBI ने कहा बिल्कुल सर, क्यों नहीं करेंगे हम. तो उसने 100 रुपये जमा कर लिए. अब ये सारी यहाँ पर CRR और SLR आपको पता है लिमिटेशन है बैंक के ऊपर. सो उसने 10 रुपये इनके लिए बचा दिए. बाकी का 90 रुपये का उसने क्या कर दिया? लैंड कर दिया किसी पर्सन या कॉर्पोरेशन B को. तो ये B के पास 90 रुपये आ गए. अब क्या हुआ? अब जो B था उसके पास 90 रुपये आए, उसे कुछ बिजनेस करना था, बट उसने ये क्या किया? 90 रुपये लेके HDFC में सबमिट कर दिए. अब HDFC ने भी वही 10 रुपये बाहर रखे होंगे और सारे आगे लैंड कर दिए होंगे. सो इस तरह से थोड़ा सीन चलता है. इसे समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं. इनिशियली क्या था? 1000 रुपये का डिपॉजिट हुआ था बैंक में, UBI में या कहीं भी मान लो. उसका 10% एज अ CRR SLR जहाँ भी है वो बैंक ने अलग से रख दिया, मतलब 100 रुपये. और 900 रुपये आगे लैंड कर दी. अब ये 900 रुपये वापस इकोनॉमी में गए. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिले होंगे ये 900 रुपये भी. बिजनेस किया होगा या कुछ खरीदा होगा या कुछ बेचा होगा. सो ये 900 रुपये अब किसी और के हाथ में आ गए और उसने क्या किया? इसे दोबारा से
किसी और बैंक में लाइक SBI में जमा कर दिया, अब 900 रुपये हो गए। उसके बाद ये 900 रुपये भी दोबारा से इकोनॉमी में कहीं खर्च हुए होंगे और किसी के पास 810 रुपये चले गए होंगे। 810 क्यों गए? क्योंकि 90 रुपये दोबारा से इस बैंक को किस किस में रखना पड़ा, एज अ CRR और SLR।